सो हेलो दोस्तों, चलिए आपको मैं आज क्वेश्चन कराता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम पे, जो कि मैं कल बताया था उसका सारा कॉन्सेप्ट। तो उसी पे हम सवाल करेंगे। सवाल आसान होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों, बस एक चीज़ आपको देना होता है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, मतलब कि कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, सारे फोर्सेज का वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे सवाल हो जाते हैं। पीछे मैंने बताया था बच्चों, वहाँ पे आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया हो। तो चलिए आज अभी आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, क्वेश्चन आसान है यार। देखिए लोग बच्चों, करा कि बॉडी ऑफ मास एम व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है, हाइट एच है। ठीक है, एक ब्लॉक था बच्चों जिसको हाइट एच से रिलीज कर दिया जाता है। तो ये ग्राउंड पे आके कहीं पे गिरेगा, है कि नहीं। हाइट एच से रिलीज कर दिया जाता है, ऊपर पकड़ा था, ऊपर से छोड़ दिया। ठीक है, मास एम होगा, ऊपर ऐसे पकड़ा था, ऐसे छोड़ दिया। तो हाइट एच से छोड़ने के बाद क्या होगा, इट्स हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड। अच्छा, ग्राउंड को हिट करता है, यहाँ पे हिट करता है। जो वेलोसिटी होगा इस टाइम पे रूट जी एच है। ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स मतलब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स होगा एयर के द्वारा वो ऊपर की तरफ लगेगा ना बच्चों। हम किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं तो हवा ऊपर की तरफ मेरे पे लगता है। कैसे लगता है आप समझ सकते हैं। अगर हम कूदते हैं ऊपर से और पैराशूट लेकर कूदते हैं तो ऐसे करते कूदते हैं ना पैराशूट, तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे नीचे आते हैं, क्योंकि नीचे से एयर का प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है आप पे। अरे समझ में, नीचे से एयर का फोर्स ऊपर लग रहा है आप पे। उसी तरीके से यहाँ भी होगा कि एयर का जो फोर्स लगेगा, एयर का इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो उसी वही बोल रहा है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो यही तो रेजिस्टिव फोर्स है, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है मोशन को। तो रेजिस्टिव फोर्स यही है बच्चों। ठीक है, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा इस पे mg। ठीक है, तो वर्क डन बाई हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये रिलीज किया रेस्ट से, यू इक्वल टू 0 से। ऑल द फोर्सेज में वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स भी आ जाएगा, रेजिस्टिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी। और कुछ यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस पे, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पे इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कि रूट जी एच का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियली यू 0 है तो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स हमें निकालना है प्लस वर्क डन बाई जी, मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे लगेगा, फोर्स नीचे की तरफ एम जी लग रहा है और हाइट नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ हाइट ट्रेवल कर रहा है, तो एम जी एच हो जाएगा, है ना बच्चों। एम जी एच हो जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो एफ डॉट डी एस होता है ना, एफ डॉट एस फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम जी एच। तो यहाँ से आप बता सकते हैं वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास आ रहा है हाफ एम जी एच माइनस का हाफ एम जी एच। रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, माइनस का हाफ एम जी एच। यही आंसर हो गया बच्चों आपका। सिंपल है यार, यही आंसर हो गया। आसान है, चीज़ों को समझिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और सवाल है आसान सा, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। गिवन ब्लॉक यू स्पीड है अप द इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। अच्छा, देखिए ये जो है ना ब्लॉक, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी है इसका u। ठीक है, यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम फाइंड x एंड द ब्लॉक स्टॉप्स मूविंग। अच्छा, यहाँ से अगर फेंकेंगे ऊपर ब्लॉक को किसी इंक्लाइन प्लेन पे, तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा ना वैल्यू, v का वैल्यू 0 हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा ना बच्चों। आप समझ रहे होंगे, ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके ये रेस्ट पे आ जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे फाइनली v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल, x डिस्टेंस ट्रेवल करके 0 कर लेगा। यहाँ तक तो ठीक है। हमको निकालना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के x का वैल्यू, वर्क एनर्जी थ्योरम बोल ही दिया तो लगा लेते हैं। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। यहाँ पे कौन कौन सा वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, मतलब कौन कौन सा वर्क यहाँ पे हो रहा है बच्चों। एक हो रहा है वर्क डन बाई म्यू है ना, तो फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई, इस पे नीचे की तरफ जी तो लग ही रहा होगा, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी। और सोचिए बच्चों, प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये जमीन से टच हुआ है तो जब जा रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ये भी तो एक फोर्स है। ठीक है, और कोई फोर्स लग रहा है सोचिए, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही को हम इक्वेट कर देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक यहाँ से ऊपर की तरफ बच्चों ऐसे करके जा रहा होगा, देखिए तब मैं आपको बताता हूँ,
तब कहीं बीच में पहुंचा होगा। नीचे की तरफ इस पे जी लग रहा होगा। और क्या बच्चों, ओके इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इस पे नीचे की तरफ बच्चों जी लग रहा होगा और यहाँ पे एंगल थीटा हो गया होगा। आ रहा समझ में? क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होता है, क्योंकि कोई ऐसे होता है ना बच्चों, तो ये है थीटा तो ये थीटा हमने बता रखा है। तो जी का कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा इधर आ जाएगा, जी का कॉस थीटा इधर और जी का साइन थीटा इधर, जी कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा जी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा। आ रहा है समझ में? पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्या? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू कितना है बच्चों? म्यू तो म्यू है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जी कॉस थीटा है एक्सेलरेशन वाली, तो एम जी कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू तो आपको पता ही है, वो है एम जी कॉस थीटा। और बच्चों और कौन सी फोर्स लग रहा था? जी नीचे की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, वो तो समझा ही दिए। अब देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से मान लेते हैं इस पॉइंट से ऐसे करके, और ये ऐसे इस पॉइंट से। हाँ तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, बस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, सिंपल। तो ये x है तो x का ये cos थीटा इधर कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x cos थीटा और ये हो जाएगा x sin थीटा। x का ऐसा वाला कंपोनेंट cos थीटा और ऊपर वाला परपेंडिकुलर sin थीटा। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे x cos थीटा ही लिख देंगे बच्चों, x cos थीटा और ये हो जाएगा x sin ऑफ थीटा। ऊपर की तरफ ये इधर की तरफ। ठीक है, इतना चीज़ हमको करना पड़ेगा। तो हम क्योंकि वर्क डन लिखना है ना, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो वर्क डन में फ्रिक्शन कितना होगा? एफ डॉट डी एस। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। समझिए बच्चों, फ्रिक्शन इधर की तरफ इस पे लग रहा है, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है और चल इधर रहा है एक्स डिस्टेंस, है ना, एक्स डिस्टेंस उधर चल रहा है। तो एम जी कॉस थीटा माइनस का म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स हो जाएगा। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि बच्चों ये जा इधर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है ना, तो ऐसा ही होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा और ये जा किधर रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऐसा करके जा रहा है ऊपर की तरफ। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। जी नीचे की तरफ हो, जा ऊपर की तरफ रहा है, तो कितना डिस्टेंस ऊपर गया? इस हाइट से इस हाइट तक कितना ऊपर गया? एक्स साइन थीटा ही तो ऊपर गया बच्चों, है ना। परपेंडिकुलर हाइट देखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में कितना ऊपर गया? एक्स साइन थीटा गया, तो एम जी एक्स साइन थीटा कर देंगे। ये ऊपर जा रहा है और नीचे ग्रेविटी लग रहा है, तो 180 डिग्री तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का एम जी बच्चों हो जाएगा इंटू एक्स साइन ऑफ थीटा। और वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऐसे लग रहा होगा और जा इधर रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ही तो 90 हो गया। 90 होता है तो क्या हो जाता है? वर्क डन 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 का वैल्यू बच्चों 0 होता है। ये 0 हो गया इक्वल टू, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है इसका? फाइनली 0 है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम यू स्क्वायर ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब जल्दी से कर लेना है बच्चों। अब हमारे पास क्या निकालना था? एक्स निकालना था। एक्स कितना होगा? देखिए एम यहाँ पे कॉमन है, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, सब में से माइनस माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे म्यू जी कॉस थीटा प्लस आप लोग कर सकते हैं जी साइन थीटा इक्वल टू हाफ यू स्क्वायर। तो सिंपली अब यहाँ से आप लोग बता सकते हैं हमें कि एक्स का वैल्यू जो आ रहा है हाफ यू स्क्वायर अपॉन म्यू जी कॉस ऑफ थीटा प्लस जी साइन ऑफ थीटा, है ना बच्चों। सिंपल है यार, किया जा सकता है, आप लोग करेंगे तो आंसर आएगा। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। देखते हैं आगे और एक्स का वैल्यू हमने बता दिया पीछे। ओके, यहाँ पे ये छिपा देते हैं आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको आंसर नहीं देखना है बच्चों, पहले सवाल करना है फिर आंसर देखना है। स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी इसका u है। ठीक है, फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, इसका हाइट बच्चों कितना दे दिया है? h दे दिया है। आफ्टर सम टाइम ए स्टोन फॉल्स टू द ग्राउंड, बिल्कुल ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे की तरफ जाकर ग्राउंड पे गिरेगा। तो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे ये जो होगा कितना स्पीड से गिरेगा, कितना इसका स्पीड होगा बच्चों। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं
कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, आसान है बच्चों। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों, वो स्केलर है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वी पॉजिटिव एम भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है ना बच्चों, ये भी का स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ओवरऑल देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ऑल द फोर्सेज में क्या आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। और कोई फोर्स लग रहा है नीचे ऊपर से नीचे आने में? नहीं। एयर ड्रैग बोला है, नहीं है, लेने के लिए नहीं लेंगे, तो बस एक ही फोर्स लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली कितना हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियली हाफ एम यू स्क्वायर। अब बोलेंगे बच्चे बोलेंगे कि ये कुछ एंगल पे जा रहा है, हमें एंगल नहीं क्वेश्चन में बोला है लेने के लिए, तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, हम एंगल नहीं लेंगे बच्चों, इसीलिए हम इसको ही ले लेंगे। हम नेट वेलोसिटी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नेट वेलोसिटी मतलब स्पीड विद स्ट्राइक, मतलब नेट स्पीड कितना से हो रहा है, एक्स वाई में हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि बोला नहीं जा रहा है कुछ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, ऊपर बॉल था ऊपर से नीचे आया, तो एम जी नीचे की तरफ और एच भी नीचे की तरफ, तो एम जी एच इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। हमें क्या निकालना था, स्पीड निकालना था, किस स्पीड से ग्राउंड पे टकराएगा, तो एम तो हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच प्लस यू स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से बता सकते हैं वी का वैल्यू जो आएगा 2gh प्लस यू स्क्वायर का रूट, यही तो आ रहा है हम लोग का, यही आंसर होगा यहाँ पे बच्चों, देखिए हाँ यही तो है ना बच्चों। तो आसान है बच्चों, किया जा सकता है यार, करेंगे तो होगा सवाल। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत आसान है, करिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो बहुत सी बेकार चीज हो गई। अब जल्दी से आगे देखते हैं। हमें बताना कि स्टॉपिंग ऑफ अ व्हीकल बाय रिटार्डिंग फोर्स। देखिए कोई व्हीकल ऐसे अगर चल रहा है हमारे पास, कोई व्हीकल ऐसे चल रहा है हमारे पास, कोई व्हीकल चल रहा है हमारे पास बच्चों, ठीक है, ऐसे ये इसका चक्का है, ठीक है, ऐसे करके चल रहा है। इनिशियली इसके पास वी इनिशियल कुछ होगा और वी फाइनल कुछ होगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ऐसे करके चल रहा है। कितना डिस्टेंस चला है, ये एक्स डिस्टेंस चला है मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल को स्टॉप करना है बाय रिटार्डिंग फोर्स। जब ब्रेक लगाते हैं तो व्हीकल आगे जाकर रुक जाता है ना बच्चों, ये कुछ स्पीड से चल रहा होगा, जाते जाते एक्स डिस्टेंस जाके रुक गया। हम जहाँ पे ब्रेक मारते हैं वहीं पे गाड़ी नहीं रुकती है, वो धीरे धीरे चलती है, तो वही मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस चली और यहाँ जाके रुक गई, तो फाइनली क्या हो गई, इसका स्पीड 0 हो गया। इनिशियली वी से चल रहा था, मान लेते हैं वी से चल रहा था, तो बोल रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्स को ही बोला जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके वो बाद में जाके रुक जाएगा, तो इसको मैं डिनोट करता हूँ एक्स से, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस चल के बच्चों रुक जाएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे भी वही काम करना है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे भी लगा देंगे, है ना बच्चों। ऑल द फोर्सेज में क्या क्या यहाँ पे फोर्सेज लग रही होगी, इस गाड़ी पे क्या क्या फोर्सेज, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बच्चों, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय mg लग रहा होगा नीचे की तरफ g, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी फोर्स, जो इसको रिटार्डिंग फोर्स बोल सकते हैं, ये रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब RF बोल सकते हैं, रिटार्डिंग फोर्स कुछ भी हो सकता है बच्चों। वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपको अगर मैं यहाँ पे अच्छे से बताऊँ तो ये क्या होगा, mg का वर्क डन कितना होगा, mg का इधर चल रहा है इधर mg, तो 90 डिग्री 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और चल ऐसा रहा 90, तो बच्चों इन दोनों का तो वर्क डन 0 ही हो जाएगा, नॉर्मल का 0 और ग्रेविटी का 0। तो यहाँ पे वर्क डन बाय कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हो सकता है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि जो हम ये वर्क डन करेंगे फोर्स के द्वारा ना, फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस पे कोई भी फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तभी जाके ये ब्लॉक आगे जाके रुकेगा। हम चलाते हैं गाड़ी तो आगे की तरफ जाता है और हम ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन के द्वारा जब पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है
उसी के कारण तो आगे जाकर रुक जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स लग किधर रहा है, पीछे की तरफ, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव ही तो होगा। फ्रिक्शन इधर और उधर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। आया समझ में क्यों नेगेटिव आ रहा है बच्चों? तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर। तो रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन कितना होगा, कोई भी फोर्स लग रहा होगा, एफ मान लेते हैं, और एक्स आगे की तरफ चल रहा है, नेगेटिव होगा ना बच्चों, क्योंकि फोर्स कोई भी पीछे ही लगेगा और एक्स चल आगे रहा है ना, इसीलिए हमने लिखा ये। और इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल। तो माइनस माइनस कट गया, तो एक्स जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था हमारे पास वो कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एफ, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन एफ। एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एफ। कितना आसान हो गया है ना, कितना आसान हो गया बच्चों। यही हमारे पास हो जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। कितना आसान है, याद नहीं करना फॉर्मूला, बस आपको यहाँ पे समझना है इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पे जाकर रुक जा रहा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। एक और तरीका निकालने का, वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे होता है ना कहीं पे आप ऐसे भी करके यूज कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर देंगे, तो फाइनली जाकर रुक जा रहा है 0, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एक्सेलरेशन। बता रहा आपको, मैंने बताया ना बच्चों, जो फोर्स इधर लग रहा होगा तभी तो ये ब्लॉक जाके रुक रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो इसी डायरेक्शन में होगा। आखिरकार रिटार्डिंग फोर्स का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इसका रिटार्ड हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0 हो गया, देख रहे कितना घट गया, 5 घट गया। तो जब घट रहा है तो फोर्स लग रहा है, और नेगेटिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि घट रहा है ना बच्चों, चेंज इन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है। क्लियर होगा आई थिंक। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा होगा इनटू एक्स डिस्टेंस, एस क्या है, एक्स डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, सोचिए, वो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चों? अब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये फोर्स है रिटार्डिंग फोर्स, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एफ का वैल्यू हो सकता है कि एफ एक्सटर्नल हो, कोई बाहर से फोर्स लगा दिया, या फिर फ्रिक्शनल हो, फ्रिक्शन भी तो लग सकता है। और सोचिए जब फ्रिक्शन लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी अपॉन फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन mg हो जाएगा। देख रहे हैं, इसके आगे आप फिर से सोल्व कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन म्यू mg, एम से एम कट जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आता है एक्स का वैल्यू, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आता है ये भी आता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जब फोर्स का वैल्यू रख देंगे ना ए में, तो ये कट जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा बच्चों। फर्दर सोल्व करने से वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमने जब स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लिया, तो स्टॉपिंग टाइम कितना होगा, कितना टाइम के बाद वो जाके रुक जाएगा वहाँ पे, कितना टाइम के बाद जाके बच्चों वो आगे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। आप समझ सकते हैं बच्चों कितना आसान है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इतना है, तो टाइम कितना लगेगा, कितनी टाइम के बाद जाके ये रुका होगा। तो टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो बताया था आपको मैंने बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब ऐसे बोल दिया तो अब डरना नहीं है कि भाई ये कौन सा मोमेंटम थ्योरम, याद नहीं करना है। वैसे आपने बस सीखा होगा ना बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने बताया था एक जगह पे कि जो फोर्स हो जाता है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यही था, dp/dt हो जाता है। आई थिंक मैंने तो बताया था बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में यही होता है कि जब लार्ज फोर्स किसी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए किसी चीज़ पे लगता है ना, तो वहाँ पे इम्पल्स लगता है ना, इम्पल्स लगता है। तो सिंपली ये तो बच्चों में फॉर अ स्मॉल टाइम के लिए, फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये लगता है, तो ऐसा होता है। लेकिन फाइनली देखें तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ इंटू टाइम, यही तो होगा। यही तो होगा बच्चों। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा होगा, यहाँ पे पी फाइनल कितना हो रहा है, 0, पी इनिशियल कितना है बच्चों, एम भी, ये एम मास का है ना, तो एम भी, ठीक है। फाइनली 0 माइनस एम भी इक्वल टू फोर्स, रोकने वाला फोर्स, फिर से वही आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए फोर्स नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये फोर्स का डायरेक्शन ही पीछे की तरफ, तभी तो जाके यहाँ पे रुक पा रहा है।
क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो एफ इंटू टाइम कर देंगे। तो यहाँ से हमें स्टॉपिंग टाइम मिल जाएगा एम भी अपॉन एफ, मतलब कि टाइम, स्टॉपिंग टाइम कितना होगा, मोमेंटम अपॉन फोर्स, मोमेंटम अपॉन फोर्स बच्चों। और हमने क्या निकाला था, स्टॉपिंग डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स, दोनों में अंतर है ना बच्चों। यहाँ पे मोमेंटम आता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कुछ वेरिएशन देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब रेशियो बताओ, जो मोमेंटम सेम है तो फोर्स का रेशियो क्या है, ऐसा करके चीज़ें पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं सवाल कैसा होता है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट, मुझे एक आसान सा सवाल है बच्चों, ये तो कर लीजिए। मास दिया हुआ है और वेलोसिटी उसका दिया हुआ है, ये वाला वेलोसिटी क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप, एक्स वाई में वेलोसिटी है सर्टेन इंस्टेंट पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब भी का वैल्यू तो बच्चों इसको ऐसे करके लिख नहीं सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ भी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ भी निकालेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, जो रिजल्टेंट होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना है 300 ग्राम बट्टा 1000 से डिवाइड देंगे तभी तो केजी में आएगा, इंटू वी का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, डबल जीरो कट गया 2 बार में, और ये हो जाएगा 5 बार में, बचती है 15 बट्टा 4। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, तो सोचिए, चढ़ती है 12, 3 पॉइंट समथिंग 75, वही सब आएगा, तो यही हो जाएगा, है ना आसान। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। व्हीकल जो है मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी v से कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई गाड़ी होगा ना बच्चों, वो मूव कर रहा है। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब आगे जाके कहीं पे बच्चों ये रुक जाएगा, मतलब v का वैल्यू 0 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, व्हाट मतलब बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टॉपिंग डिस्टेंस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया x डिस्टेंस, इसका ये x किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, ये इसका x जो आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बता सकते हैं हम लोग, तो v के टर्म में बताना है। हमने क्या पीछे पढ़ा था, x हमारे पास, अब ऐसे याद नहीं करना है आपको, हम बताया तो हमको याद हो गया, लेकिन आपको याद नहीं करना है, तो आपको करना है वहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स, यही तो x हमने बताया आपको बच्चों, यही तो बताया। तो बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन फोर्स, कुछ भी लग रहा होगा बच्चों, तो मान लेते हैं m लग रहा होगा, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, तो m कट जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है वी स्क्वायर पे। बस इतना ही आसान था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था बच्चों। ठीक है, आसान था। एक और सवाल देख लेते हैं, काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों। ठीक है, आपको खुद से भी करना है। एक अनलोडेड बस है और एक लोडेड बस है। ठीक है, एक लोडेड बस है, ए बस है ये, और एक ये बस है बी, ये लोडेड है, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। सवाल देखकर डरना नहीं है यार, आसान होता है। देखिए आप लोग यहाँ पर डर जाइएगा, बहुत बड़ा सवाल है, नहीं यार आसान है। यह है अनलोडेड और ये है लोडेड। ठीक है, इसके बाद तो मास ऑफ लेटर इज ट्वाइस द मास ऑफ फॉर्मर, मास ऑफ ट्वाइस इज मास फॉर्मर, मतलब पहले का दोगुना है, मतलब इसका मास 2m हो जाएगा, तो इसका मास m है, ये बोल रहा है। द ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन बोथ, दोनों पे ब्रेक अप्लाई किया होगा, तो एक्सर्ट इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स जो लगा होगा दोनों पे इक्वल लगा होगा। और ये x1 डिस्टेंस जाके रुका है, ये x2 डिस्टेंस जाके रुका है ना, ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस, तो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, x2 किया। तो बोल रहा है कि बोथ द बसेज रिस्पेक्टिवली बिफोर कमिंग टू स्टॉप देन। तो x1 x2 में रिलेशन बताना है, सिंपल है यार। हमने आपको क्या बताया पीछे बच्चों, क्या बताया, हमने आपको यही चीज़ बताया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इन दोनों का तो सेम ही है, तो ये सेम है और फोर्स दोनों पे सेम ही लग रहा है, तो ओवरऑल x1 और x2 बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे सेम ही फोर्स और दोनों पे सेम ही काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। अब बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो v तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, बोलो m तो चेंज हो रहा है 2m। तो बच्चों हम ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, m और 2m को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया, मतलब कि यहाँ पे हाफ m a स्क्वायर भी a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ m b हाफ m v स्क्वायर।
तो सोचिए बच्चों, यहाँ पे दोनों का मास अलग अलग है, तो वेलोसिटी का रिलेशन भी यहाँ पे अलग अलग आएगा। तो वो अलग अलग होगा मास के चेंज होने से, लेकिन हम ओवरऑल अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसमें सेम ही आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है। मास डिफरेंट आएगा और वेलोसिटी भी डिफरेंट आ जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम होगा। आ रहा है समझ में? कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम आ जाएगा। तो ओवरऑल हम काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए x1 बराबर x2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आसान है, देखते हैं और आगे। तो ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी हमें देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जैसे हमने आपको काइनेटिक एनर्जी बताया, वैसा ही सिमिलर आसान सा है पोटेंशियल एनर्जी। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देखिए क्या है पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलते हैं बच्चों, इसको हम कहीं कहीं पे यू से भी डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे जनरली आप अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं तो वो डिफाइंड होता नहीं है एक्चुअली में। क्यों नहीं होता है आपको मैं बताता हूँ। बोलते हैं स्पेस ऑक्युपाइड बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो स्पेस में ऑक्युपाइड होता है, एवरी पॉइंट्स, ये पॉइंट है, पॉइंट्स इज एसोसिएटेड विथ सर्टेन एनर्जी। स्पेस में हर पॉइंट पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा और वो हर एक के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, विच इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ पोजिशन या फिर पोटेंशियल एनर्जी। स्पेस ऑक्युपाइड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, एवरी पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ सम एनर्जी। किसी के पास, हर एक पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी होगा, तो उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ पोजीशन या फिर पोटेंशियल एनर्जी। आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो अब आपको मैं समझाता हूँ कि देखिए बच्चों, जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, किसी चीज़ का हम बता नहीं सकते हैं, हम उसका चेंज बता सकते हैं। हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेके उसका पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं। जैसे इस हाइट से, यहाँ पे इस हाइट से बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम बता देंगे इस हाइट से कितना ऊपर है, h हाइट, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो हम रेफरेंस ये पॉइंट लिए हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम आपको बता रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम डायरेक्टली इस पॉइंट का थोड़ी बता पा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं ना, हम डायरेक्टली बता ही नहीं सकते हैं। हम किसी के रेफरेंस लेंगे, उसके बाद हम उसे बता पाएंगे। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर स्पेस में हर एक पार्टिकल का कोई ना कोई एक एनर्जी है, ठीक है ना, स्पेस में। किसके कारण? कंजर्वेटिव फोर्स लगने के कारण। अब बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव क्यों नहीं लग रहा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसका जो नेचर है, वो जो लगता है तो पूरे पाथ पे डिपेंड करता है। अब स्पेस में इतने सारे पार्टिकल्स है, सब पे कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो अब सबका बच्चों पाथ हम थोड़ी लेंगे, हमको लेना होगा बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट। और वही तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन होता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सिंपल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसीलिए ये कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए लगता है। तो बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज, यही मैं आपको बता रहा था, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो यही आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड होता है, जैसे मान लेते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक के लिए हो गया, इलास्टिक भी तो कंजर्वेटिव ही है, इलेक्ट्रिकल हो गया, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं, है ना बच्चों, या फिर आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल भी हो गया। यही सब हम इस चैप्टर में देखने वाले ये तीनों चीज़ें, और भी चीज़ें हैं लेकिन हम ये तीनों ही देखेंगे अभी, ठीक है। आई थिंक आसान है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काफ़ी आसान सा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या बताया कि हम चेंज इन बताते हैं। चेंज मतलब कि किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी को, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना चेंज हुआ, ठीक है, ऐसे करते हैं, तो उसी को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, ठीक है, आसान होगा। तो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू, मतलब कि डेल्टा यू बच्चों, हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय किसके द्वारा, ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। आ रहा समझ में बच्चों, ये चीज आपको ध्यान में देना होगा, मतलब कि डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब बोलेंगे फिर से नहीं मास्टर नेगेटिव क्यों ला दिया यार, नेगेटिव क्यों ला दिया? मैं आपको आगे बता रहा हूँ बच्चों, ये आपको सवाल से समझ में आएगा कि नेगेटिव ही क्यों लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है क्योंकि मान लेते हैं, देखिए आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक कोई ब्लॉक है और इसको मैंने हाइट एज से और ऊपर ले गया, ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक h1 था
और इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना था, h2 था। ठीक है, ये हाइट नहीं h2 था बच्चों, सॉरी, ग्राउंड से मैंने फिर इसको h2 हाइट पे ले गया। ठीक है, चीज़ों को मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बच्चों। देखिए, ये ब्लॉक का मास m है, ये m है। ठीक है, ये ब्लॉक सबसे पहले इस पॉइंट पे था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सोचिए, हमेशा रिलेटिव लिया जाता है, चेंज इन लिया जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिया जाता है। देखिए, ये ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रखा था h1 हाइट के ऊपर ग्राउंड से, तो इसमें लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मान लेते ये U1 होगा, यहाँ पे U1 होगा, है ना बच्चों। मान लेते हैं इस पॉइंट से हम ऊपर ले गए, इस पॉइंट से हम इसको यहाँ पे ले गए, तो यहाँ पे इस पे U1 लग रहा होगा, यहाँ पे इस पे U2 लग रहा होगा। तो हम बता सकते हैं U1 कितना हो जाएगा, mgh1, h हाइट ऊपर है ग्राउंड से, U2 कितना होगा, mgh2 हो जाएगा, क्योंकि h2 हाइट ऊपर है ना, ये h2 हाइट ऊपर चला गया, ये h1 हाइट। तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने ग्राउंड फ्लोइंग को रेफरेंस पॉइंट मार रखा है बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो इन दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस ये हो जाएगा h2 माइनस h1। ठीक है, आसान है ना, h2 माइनस h1 हो जाएगा। तो हमने बोला है कि चेंज इन मतलब चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब बताइए। u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 मतलब कि mg h2 माइनस h1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आया और यही हमको निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्मूला वैलिड होगा। देखते हैं आता है कि नहीं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब यहाँ पे वर्क डन बाय जी होगा, वर्क डन बाय जी होगा ना बच्चों। तो जी मतलब कि ग्रेविटी के द्वारा, तो ग्रेविटी के द्वारा जी नीचे लग रहा होगा, तो यहाँ पे जी नीचे लग रहा है और जा ऊपर रहा है, कितना हाइट जा रहा है, h2 माइनस h1। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है। अब बोलेंगे नीचे से जा रहा था, नहीं, हम यहीं से ले जा रहे थे। तो आपने ये u2 u1 का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों लिखा, ऐसा पूछेंगे ना बच्चों, क्योंकि ग्राउंड हमने रेफरेंस ले रखा है बच्चों, ये रेफरेंस है। अरे समझ में, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप चाहें तो इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है कंजर्वेटिव फोर्स, उसको भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये वाली m मास की ब्लॉक है जिसपे g नीचे की तरफ लग रहा है और जा ऊपर की तरफ रहा है, इसीलिए हम इसका लिखेंगे वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F डॉट एस। ठीक है, ठीक है, F डॉट एस मतलब कि F फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ g लग रहा है, g मतलब mg, नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर जा रहा है कितना हाइट, h2 माइनस h1। तो नेगेटिव हो जाएगा ना, 180 डिग्री है, h2 माइनस h1। तो ये हमारे पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आ गया, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया हमारे पास। ठीक है, एक आया कितना बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग और ये देख सकते हैं। तो डेल्टा यू का वैल्यू नेगेटिव ऑफ ये कितना है टोटल, देखिए ये चीज और ये चीज दोनों तो सेम आ गया, सेम आ गया ना बच्चों। तो यहाँ पे हम अगर लिख सकते हैं कि डेल्टा यू का जो वैल्यू था वो कितना आ रहा है, ये वाली चीज कितना है बच्चों, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ही है। तो यही चीज हमने लिख दिया, समझिए ना बच्चों, ये चीज कितना है, यही तो है। तो इसको नेगेटिव को इधर ले आया होगा तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन हो गया। तो अब हमारे समझ में आ गया कि यही चीज ये हमने ला दिया। आ रहा समझ में बच्चों, इसीलिए ये चीज हम लिखते हैं क्योंकि ये वैलिड होता है। लोगों ने इसको सब कैलकुलेट करके ही हमको ये दिया है, समझ में आ रहा है, आया समझ में। ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल में यही चीज लगता है। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले को याद रखते हैं, फॉर्मूले को याद रखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बच्चों। तो हमने आपको ये चीज बता दिया, अब आपको मैं बताता हूं कि जो डेल्टा यू था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये एक्चुअली में होगा क्या, डेल्टा यू इक्वल टू, मान लेते कोई फोर्स लग रहा होगा और मान लेते दोनों सेम डायरेक्शन में एक्स का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा। ठीक है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा। स्मॉल एक्स के लिए देखेंगे, फॉर स्मॉल एक्स, तो आप लोग बता सकते हैं कि स्मॉल एक्स में छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, छोटा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। तो मतलब कि डी यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना बच्चों। तो यहाँ से फोर्स हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, यही तो आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं, एक्स मीन्स ओनली इन आई कैप,
सिर्फ आई कैप में चेंज हो रहा होगा जो पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हमने लिखा है एक्स। लेकिन अगर इफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हैपेंस इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि एक्स वाई जेड में हो रहा होगा, तब कैसे लिखेंगे? तब कैसे लिखेंगे बच्चों, ये समझिए। उस टाइम पे हमें लिखने के लिए क्या चाहिए? एक्स में चाहिए, वाई में चाहिए, जेड में चाहिए। तो फोर्स हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ डेल यू। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं कैसे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब डी एक्स समझ सकते हैं, प्लस डी यू अपॉन डी वाई प्लस डी यू अपॉन डी जेड। अब बोलेंगे ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये चीज़ें हर एक डायरेक्शन में हो रहा है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना बच्चों, सब डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये आई कैप में हो गया, ये जे कैप में हो गया और ये के कैप में हो गया, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो फोर्सेज ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है क्या? ये है इस प्रकार का कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं u विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे, देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, देन y एंड z आर कांस्टेंट। तब y और z कांस्टेंट रहेंगे। उसी तरीका से अगर हम इसमें करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, जिसमें कि x और z कांस्टेंट रहेंगे बच्चों। जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा जो भी चीज़ है वो कांस्टेंट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि कहीं पे आपको u का वैल्यू दे दिया, वो आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5z। ये आपको u दे दिया है, ठीक है, जो कि हर एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। x का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, y का डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, z का डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। तो अब हमें इसका बताना है कि फोर्स कितना लग रहा होगा, इसके चेंज के कारण फोर्स कितना लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y और z, आई कैप में, जे कैप में और के कैप में। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा। अरे समझ में, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट छोड़ देंगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको करेंगे तो ये दोनों छोड़ देंगे कांस्टेंट, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो बच्चों अभी आपको सवाल कराएंगे आगे, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, अभी के लिए इतना ठीक है, समझना है बस चीज़ों को। ठीक है, ओके। तो हमने क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी 3 प्रकार का हम लोग देखेंगे, इलास्टिक देखेंगे, इलेक्ट्रिकल देखेंगे और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे। तो पहले इलास्टिक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये आसान ही होता है। कैसे होता है आसान बच्चों? देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको एक बार पीछे भी बताया था। क्या बताया था उसमें? कि जो अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर हमने एक ब्लॉक को बांध दिया, मतलब नॉर्मल लेंथ पे ऐसे ही बांधा हुआ है, ठीक है, कोई इसमें खींचा नहीं गया है, कोई उसको दबाया नहीं गया है, बस ऐसे ही है। अगर हम उस पर फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको हमने इस पॉइंट से इधर फेंक दिया, मतलब इधर खींच दिया, खींच कर जब छोड़ते हैं तो वो अपने आप इधर आने लगता है। क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग भी अपने ऊपर फोर्स लगाता है, एक जो स्प्रिंग फोर्स होता है Fs, वो जो कि एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होता है ना बच्चों। ये हमने पीछे बताया था। जो एक्सटर्नल फोर्स इधर हम लगा रहे हैं ना, ये उसके कारण इस स्प्रिंग में ऐसे फैलाव होता है और फिर वो अपने पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। जो x डिस्टेंस हमने इधर मूव किया, वो x डिस्टेंस इधर मूव करने की कोशिश करता है। तो ये स्प्रिंग अपने तरफ एक फोर्स लगाता है, F स्प्रिंग, है ना, F स्प्रिंग। तो यही F स्प्रिंग जो होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। जितना डिस्टेंस हमने खींचा, है ना बच्चों, जितना डिस्टेंस हमने खींचा उतना ही ये पीछे आने की कोशिश करता है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें तो इस स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर मैं ये प्रोपोर्शनल हटाऊँ तो kx आ जाता है। k यहाँ पे क्या हो जाता है? स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है ना बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने तो पीछे देखा ही था, आसान सा चीज़ है। ठीक है, अब हमें देखना है कि जब फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग लग रहा है, जो कि यही फोर्स F एक्सटर्नल के भी बराबर है ना, यही फोर्स F एक्सटर्नल के भी बराबर है। और सिमिलर केस आप समझ सकते हैं, अगर हम इसको दबाएंगे x डिस्टेंस,
तो वही इस पे बाहर की तरफ फोर्स अब लगने लगेगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही होगा, है ना, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही होगा, है ना बच्चों। तो उसमें भी के एक्स ही आएगा। तो अब वर्क डन भी तो कुछ होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है स्प्रिंग के द्वारा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग क्या हो जाएगा बच्चों। मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग को हमने फोर्स जो लगाया था एफ एस डॉट डी एक्स डिस्टेंस हमने पीछे या फिर आगे किया होगा, मान लेते हैं पीछे किया होगा। इस पे फोर्स तो लग रहा है इतना बच्चों, इसको मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस हमने पीछे किया, डी एक्स डिस्टेंस हमने पीछे किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वर्क डन, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स छोटा सा वर्क डन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, आपको मैंने पीछे बताया था। तो इसी को कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है बच्चों। तो डी डब्ल्यू ड्यू टू स्प्रिंग का इंटीग्रेशन इक्वल टू एफ एस डी एक्स का इंटीग्रेशन। मान लेते हैं इसको हमने 0 पॉइंट से वेरी करते हैं और x पॉइंट तक ले जाते हैं, वही बच्चों x डिस्टेंस आगे या फिर x डिस्टेंस पीछे, ठीक है। और ये तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, वो हमें बताना है। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 0 से x, और डी एफ एस का वैल्यू कितना है, के एक्स है, के एक्स डी एक्स, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 जो कि वेरी हो रहा होगा 0 से x तक। तो हम बता सकते हैं वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग कितना आ रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है, सिंपल। और ये जो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग है, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, यही हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जितना वर्क कर रहा है वही इसका पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना बच्चों, जितना वर्क किया है वो इसका कन्वर्ट हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही सिमिलर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, यही हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग कितना आसान है ना, कितना आसान है, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग कितना होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ वेरिएशन देख लेते हैं, इसमें कुछ वेरिएशन देख लेते हैं बच्चों। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके कुछ हम आपको चीजें बताने वाले हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक काम करें, इस ब्लॉक को यहाँ पे था, ठीक है, हम यहाँ पे खींचें और इसको हमने छोड़ दिया बच्चों, छोड़ दिया तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जाके आराम से अपने पोजीशन पे रुक जाएगा। सोच रहे हैं कि आप सोचे बच्चों, यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये डायरेक्टली जाके यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके फिर अपने आप रुक जाएगा। तो ये इतना बार ऐसे ऐसे होने के बाद रुकेगा। तो इतना बार जो ऐसे ऐसे हो रहा है इसके पोजीशन पे, उसको एसएचएम बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब कि अपने पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे अपने आगे पीछे ऑब्जेक्ट चल रहा हो, है ना, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, जितना इधर एक्स जा रहा हो उतना इधर एक्स जा रहा हो, ऐसे करके रुक सकता है लास्ट में, ठीक है। कुछ फ्रिक्शन लगा हो तो यहाँ पे अगर एसएचएम हो रहा हो, इफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा हो बच्चों इस ऑब्जेक्ट पे, पहले ऐसे था फिर इधर खींच दिया, एक बार बस एक्सटर्नल फोर्स लगा देना पड़ता है, उसके बाद ये अपने आप बच्चों यहाँ पे मोशन होता रहता है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया बच्चों कि जो पोटेंशियल एनर्जी था, जो यू था, वो आया था हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी बस आपको बेसिक बता रहा हूँ बच्चों, ये चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे, बस समझ लीजिए थोड़ी सी चीज़ें। हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, मान लेते कितना भी एक्स डिस्टेंस हमने पीछे आगे किया है, इतना किया, सोचिए अगर एक्स का वैल्यू ये एक्सट्रीम हो जाए, एक्सट्रीम, when x become extreme, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। जैसे हम इसको इतना खींच दिए और जब छोड़ दिए, मतलब हम x का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, उससे आगे करेंगे तो वो टूट जाएगा स्प्रिंग। तो वो एक्सट्रीम पॉइंट पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं a हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे जब हम लोग बहुत ज़्यादा खींच दिया, जब उसका मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पे हो गया, समझ रहे हैं, उतना उसके बाद वो टूट जाएगा, तो वहाँ पे वो मैक्सिमम एनर्जी हो गया। मैक्सिमम एनर्जी के कारण क्या होगा, then a spring will have maximum energy, और यही मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा टोटल एनर्जी इसका, और यही टोटल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा,
हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना बच्चों। ए यहाँ पे एक्सट्रीम पे बोल रहा है, मैक्सिमम है ये है बच्चों इसका मैक्सिमम लेंथ, जितना हमने इसको खींचा होगा मैक्सिमम लेंथ तक, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको बताना चाहूँ कि इसका किसी पॉइंट पे, देन काइनेटिक एनर्जी एट सम पॉइंट, कोई पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं हम लोग टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ही बच्चों टोटल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी होता है बच्चों, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पता चल गया, वो कि हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आसान ही है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ओके। तो अब हमें यहाँ पे एक ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ बच्चों पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और उसका टोटल एनर्जी का। मान लेते हैं इधर एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है, ये बच्चों इधर वाली एनर्जी है, क्या है बच्चों, ये एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है, इधर बच्चों एक्स का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। समझिए जब एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है, एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है मतलब कि इस पॉइंट से फिर इधर की तरफ आ रहा है, फिर इधर की तरफ, तो एक्स पॉइंट पे हो क्या रहा है, एक्स का वैल्यू जब जीरो हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ओके। मतलब इस पॉइंट पे एक्स जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। लेकिन जब एक्स का वैल्यू इधर तक आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगा, ए तक पहुंच जाएगा, तो वो टोटल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम एक्स ए होगा, ठीक है। मान लेते हैं इधर कोई पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट है ना। तो हमने क्या किया ना कि इसको देखिए ऐसे करके हमने ड्रॉ करेंगे, इससे ड्रॉ हो पाएगा क्या बच्चों, देख लेते हैं। हो तो गया। देखिए मैं ये बताना चाह रहा था कि ये देखिए बच्चों, ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली क्या है और ये वाली क्या है, ये x का वैल्यू जब a हो जाएगा, मतलब कि माइनस ए इधर और इधर हो जाएगा x का वैल्यू प्लस ए बच्चों, प्लस ए, मतलब मैक्सिमम लेंथ हमने खींच दिया, मैक्सिमम खींच दिया, है ना। मैक्सिमम मैंने बताया ना बच्चों, मैक्सिमम जब ए खींच देते हैं, x का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, ए हो जाता है, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, वो ए हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम हमने खींच दिया तो देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ये खींच देंगे तो हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर खींचने से मैक्सिमम आ रहा है, तो मैक्सिमम इसका कितना हो रहा है एनर्जी, देखिए मैक्सिमम कितना हो रहा है बच्चों, ये देखिए मैक्सिमम यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है मैक्सिमम बच्चों, यही तो हो रहा है इसका मैक्सिमम, है ना। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, मतलब कि ये हो जाएगा इसका टोटल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि जब हम ए तक खींच रहे हैं ना मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं कितना एनर्जी आ रहा है, ये वाली एनर्जी आ रहा है, मतलब ये वाली, तो यहाँ पे इसका टोटल एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी हो रहा है ना, ये मैक्सिमम एनर्जी का है। अब हम देखते हैं इस पे पोटेंशियल एनर्जी हमने देख लिया, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना बच्चों, ये वाली क्या है, यू है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों ऐसे चेंज हो रहा था, ये वाली था। काइनेटिक एनर्जी कब जीरो होगा, जब ये मैक्सिमम लेंथ से, जब यहाँ पे इसको खींच के यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना, जब हम लोग खींचे होंगे मैक्सिमम तक तो वहाँ पे जीरो होगा, मतलब जब एक्स का वैल्यू जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू जब ए होगा तो वहाँ पे वैल्यू इसका जीरो होगा, क्योंकि हम रेस्ट में ला के छोड़ रहे हैं, तो रेस्ट में वहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। जब छोड़ रहे हैं तो सोचिए बच्चों, जब एक्स इक्वल टू 0 पे आ रहा होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी से पास हो रहा होगा, मैं यहाँ पे ऐसे खींच दिया हूँ, और जब यहाँ से छोड़ूंगा तो यहाँ पे मैक्सिमम से जाएगा, फिर धीरे धीरे जाके उधर रुक जाएगा। यहाँ से छोड़ा तो ऐसे गया, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे भी रुका था, तो जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे एक्सट्रीम पॉइंट पे रुका है ना, तो वहाँ पे क्या है, उसका एनर्जी जीरो है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों
एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, ए के बराबर हो जा रहा है, तो ए स्क्वायर, और फिर यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, ए के बराबर, तो ए स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, तो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। एक्स का वैल्यू ए होने पे जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बदलना होगा, हमें यहाँ पे बदलना होगा बच्चों। देखिए तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया है, ये वाली देखिए, पता नहीं अच्छा से नहीं हुआ ड्रॉ बच्चों, एक बार अच्छे से करना हो। हाँ अब सही है। तो ये जो रेड वाली आपको दिख रही है ना, ये रेड वाली आपको जो दिख रही है बच्चों, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। सोच सकते हैं आप लोग, जब एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए काइनेटिक एनर्जी में, एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू जीरो पे क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, हाफ के ए स्क्वायर टोटल एनर्जी। अरे समझ में, देख रहे हैं सारा चीज कितना सही हो गया। तो देख सकते हैं आप लोग ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ कितना आसानी से बना दिया। तो याद नहीं करना, याद अगर करना होगा तो ये जो यू होता है पोटेंशियल एनर्जी, यू ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही बनेगा, ऐसा करके याद कर सकते हैं। टोटल एनर्जी तो ऐसे ही रहेगा, और फिर जब यू मतलब ऐसे, ऐसे यू मतलब ऐसे, मतलब ये वाली मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऐसे, तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऐसे बन जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, करना हो तो ट्रिक से, ठीक। बाकी समझ लेना जरूरी है, ठीक है, आसान है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें। तो हमने आपको इलास्टिक बता दिया, तो अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बच गया। तो ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखेंगे बच्चों क्लास 12th में, जो कि काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो अभी आपको बस ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईट है बच्चों, ये इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। समझ रहे, चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल आपको समझ में आता है बच्चों क्या होता है, मतलब कि प्लस है माइनस है, कहीं पे चार्ज पार्टिकल प्लस है, तो प्लस प्लस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये भगाते हैं एक दूसरे को, और प्लस माइनस क्या करते हैं, आपस को एक तरफ लाते हैं, वैसा समझ सकते हैं आप। डेट इंटरेक्ट वाया इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये आपस में जब अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं तो एक फोर्स लगाते हैं, उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों क्या होता है, के Q1, ये मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये R होएगा, तो R स्क्वायर। तो जब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देते हैं तो यहाँ पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R होता है। एक R हट जाता है, क्यों हट जाता है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों तो क्या होता है, F डॉट dx मतलब F डॉट R, तो एक और R लाएंगे तो ये हट जाएगा, तो एक R बच जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R, तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे Q1 Q2 का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, Q1 एंड Q2 कैन बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। आ रहा है समझ में बच्चों, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे, ये तो समझिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसा आपने उसमें देखा वैसा ही इसमें भी होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बिल्कुल सेम होता है। इट इज यूजुअल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी and is the energy associated with the state of separation between the two bodies। वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स था, लेकिन यहाँ पे बच्चों बॉडी होता है, एक होता है M1 एक होता है M2, और इसको हमने R डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। तो ये फोर्स, ये M2 जो है अपने तरफ खींचेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये अपने तरफ खींचेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है ना बच्चों। जैसे पृथ्वी पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है ना, फोर्स लगाते हैं। तो यही बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, F ग्रेविटेशनल इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल वो आएगा G M1 M2 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, सिर्फ R हो जाएगा, ठीक है, आसान है। तो वही बोल रहा है कि फॉर टू पार्टिकल्स मासेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, मतलब R, यहाँ पे तो R है, ठीक है। तो ऐसे U हम लोग बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी आसानी से। अभी तो मैंने आपको बस फार्मूला बता दिया, लेकिन हम इसको पूरे तरीका से बताएंगे उस चैप्टर में। ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा चैप्टर है, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप समझ लीजिए कि मोटा मोटी ये फार्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। और आगे और लाएंगे हम लोग कैसे, एक ही चीज़ का हम लोग यूज करेंगे जो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
इसी चीज़ का यूज करके हम लोग ये ला देंगे, लेकिन आगे लाएंगे, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना बच्चों। तो तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन, ओके।